नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं पीसी सिंह और मेरे साथ हैं सिंधु कुमार झा। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के ऊपर। जैसा आप सबको पता है कि आज पूरे देश की निगाह बंगाल में होने वाले चुनाव के ऊपर टिकी हुई है। अप्रैल अंतिम सप्ताह में या मई के अंतिम के पहले प्रथम वीक में कहा जा रहा है कि ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि अभी तक तिथि डेट तय नहीं किया गया है। लेकिन कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल सामने आते हैं और उसके बारे में जो जिक्र आता है दिमाग में, तो जो इसी सारे चीज़ों को लेकर के आज हम इकट्ठा दोनों हुए हैं। और हम सिंधु कुमार झा से जो पहला जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये मैं जानने का कोशिश करूँगा कि आप बताइए कि क्यों बीजेपी के नज़र में बंगाल का चुनाव अति महत्वपूर्ण है। ऐसे कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे पिछली दफा बिहार में चुनाव हो रहा था और अमित शाह चुनाव के समय ही छोड़ के वो बंगाल चले गए, कई तरह की अटकलबाजी होने लगी कि बंगाल पे जो बीजेपी की सरकार है उसकी विशेष निगाह है। इस पर ज़रा विस्तार रूप से आप प्रकाश डालें। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अगर आप परसेंटेज का देखेंगे, वोट परसेंटेज, तो बहुत कम आए थे। 15 और 16% के आसपास उसको वोट हुआ था, शायद 4 सीटें भी मिली थी। तो अगर वोट उस ट्रेंड को अगर आप देखें तब तो बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। लेकिन 2019 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, अगर आप बेंचमार्क मानते हैं, उसमें वोट परसेंटेज जो है बीजेपी का वो शूट अप करके 40% हो गया। और यही कारण है कि इस चुनाव में बीजेपी हर तरह का हथकंडा, जिसको कह सकते हैं आप, राजनीति में कहा जाता है कि हर चीज़ फेयर होता है, कहावत है। तो बीजेपी अब हर वो चीज़ दांव पर लगा रही है कि जिसको अनएथिकल माना जाता है। अब जैसे राम मंदिर लीजिए, बीजेपी के पास और राम के अलावा अभी कोई मुद्दा नहीं है बंगाल में, और इसी को भुनाना चाहती है। इस पर मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट का मैं पढ़ रहा था लेख संडे एक न्यूज़पेपर में, तो उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि जो सबाल्टर्न है उसमें भी ये राम मंदिर जो है ये बहुत कैची एक वर्ड होता चला जा रहा है। जो सबाल्टर्न है, जो बंगाली भद्र लोग हैं वो तो ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन जो वहाँ का सबाल्टर्न है वो धीरे धीरे, खास करके जो नॉन बंगाली है उनके बीच में, उनकी अच्छी खासी संख्या है बंगाल के अंदर, तो उन लोगों में ये सब जो है बहुत ज़्यादा ये हो गया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो बंगाल के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो बीजेपी अभी तो सिर्फ कह रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सबको रोजगार देंगे, लेकिन जनरली ये सब पॉपुलिज्म है, ये कुछ होता नहीं है। मैं आज एक फाइनेंस मिनिस्टर का, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट देख रहा था तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि अमित शाह ने पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि 3.59 लाख करोड़ यानी 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा उन्होंने वेस्ट बंगाल को दिया है 6 साल के अंदर। लेकिन अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, लेकिन फाइनेंस के मामले में उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कहा है, जबकि सच्चाई ये है कि बंगाल के गवर्नमेंट को इस 6 साल में सिर्फ और सिर्फ 1,13,000 करोड़ रुपया मिला। मेरा सवाल था कि बीजेपी के लिए ये बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। इस पर कई चीज़ हम लोग देख रहे थे। जैसे कहा जा रहा था कि अगर बंगाल में चुनाव जीतती है बीजेपी तो वो सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं हराएगी, कांग्रेस और लेफ्ट सबको एक ही बार, मतलब एक तीर से कई निशान साध लेगी। और उसका जो ईस्टर्न हिस्सा है, पश्चिमी इलाका, उस पर भी फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो तो ममता बनर्जी के बारे में लेफ्ट और कांग्रेस में जो अलायंस हुआ है, जो कि बिहार चुनाव में भी उनका अलायंस था, तो ममता बनर्जी को तो कहते हैं बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि लेफ्ट तो ठुकी हुई बैठी हुई है, उसको तो पुराना अपना बदला लेना है। पूरा लेफ्ट का ही डोमिनेशन था 1976 से लेकर 2011 तक, लगातार लंबा समय रहा लेफ्ट का वहां पर रूल। 25 साल के आसपास। ज्योति बसु जैसा मुख्यमंत्री 22 साल रहे ज्योति बसु। तो लंबे समय तक तो वो जो लेफ्ट का जो जनाधार था वहां पे, उसको तो खत्म कर दिया ममता बनर्जी ने, उसको हाईजैक कर दिया। उस लेफ्ट के जितने भी लेफ्टिस्ट जो कार्यकर्ता थे आज की तारीख में सब तृणमूल में आ गए। और उसके समय में जो चीज़ें हुई लेफ्ट गवर्नमेंट में, जब
खास करके जब ये बुद्धदेव भट्टाचार्य जब चीफ मिनिस्टर बने थे और विमान बसु वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उस जमाने तक आते आते लेफ्ट जो था वो कांग्रेस का रूप ले चुका था। कुछ मतलब कोई आंदोलन नहीं, कोई जमीन लैंड रिफॉर्म की कोई बात नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, बल्कि जो भी इंडस्ट्री लगने वाले थे वो धीरे धीरे सब शिफ्ट कर गए और तमाम चीज़ें हुई। तो ये जो लेफ्ट है वो अपना पुराना स्कोर सेटल करना चाहती है, इसलिए वो ममता के साथ नहीं जाना चाहती है। और इससे सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रायंगुलर हो जाता है ये चुनाव, तो फिर बीजेपी को ही फायदा हमको लगता है कि इससे होगा। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के लेकिन साथ ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ये जो चुनाव है बंगाल का, ये डायरेक्ट टीएमसी और बीजेपी का बन के रह गया है। बाकी जो कांग्रेस है या जो लेफ्ट है या फिर ओवैसी फैक्टर आप कह सकते हैं, ये सब अपना वोट कुछ परसेंटेज इनका काटेंगे, लेकिन वो सब टीएमसी का ही वोट काटेंगे। लेकिन देखिए, हम लोग भी देखे हैं, बहुत चुनाव देखे हैं, 1-2% का भी अगर फ्रेगमेंटेशन वोट का होता है तो आप जान लीजिए, पोलराइजेशन अगर डायरेक्ट पोलराइजेशन है ना, तब उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन अगर 1-2% का भी वोट का मतलब फ्रेगमेंटेशन होगा तो उसका एडवांटेज मुझे लगता है कि बीजेपी को होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? डायरेक्ट तो लड़ाई हो नहीं रही है, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। ये बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, इसलिए नहीं आसान है कि ये ट्रायंगुलर फाइट होना ही होना है, क्योंकि उसमें कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है। मैं समझता, मैं जिस बात को कह रहा था कि अगर ट्रायंगुलर फाइट है तो नेचुरली बीजेपी के खिलाफ जो वोट है, जो एक इकट्ठा अगर हो जाता, तो उस दृष्टिकोण से मैंने कहा कि बीजेपी के लिए घाटे फायदा हो सकता है। वो इसलिए फायदा होगा कि ये जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट है वो सेम वोट बैंक है टीएमसी का, और ओवैसी का भी जो वोट बैंक है वो भी टीएमसी का वोट बैंक। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक और चीज, जैसे पहले का जमाना था, जो एक तरह का पूरे देश में जब भी चुनाव होता था तो नॉन कांग्रेसिज्म होता था। लोहिया ने जब से 60s में शुरू किया कि कांग्रेस के खिलाफ लोग, विपक्ष की जो पार्टियां इकट्ठा होती थी। आज बंगाल में ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर हो भी जाए, जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो बीजेपी के नॉन बीजेपीज्म का जो फेनोमेना। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि टीएमसी और कांग्रेस के पास अब जनाधार कुछ बचा है नहीं। बेसिकली जो उनका जनाधार था वो सब टीएमसी में जा चुका है। आपको याद होगा जब टीएमसी बना था या बनी थी टीएमसी, तो पैरेलल उनका मीटिंग हुआ था। एक तरफ सीताराम केसरी का एआईसीसी का चल रहा था और उसी के बगल में ममता बनर्जी का था। और जो एआईसीसी के लोग थे वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ हजारों की संख्या थी, और जबकि टीएमसी का जो चल रहा था कन्वेंशन, उसमें लाखों लोग थे। तो उसी समय में जो कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, वो तो ममता बनर्जी ने उसी समय में दिखा दिया कि आप तक जरूरत नहीं है बंगाल में। तो कांग्रेस तो ऐसे ही खत्म हो गई। अब कांग्रेस बेसिकली लेफ्ट के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। और देखिए आयरनी क्या है कि वही कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ केरल में जाती है। लेकिन ये चीजें जो आप राजनीति में कहते हैं कि किसी जगह पर आपका वो दुश्मन है और किसी जगह पर आपका वो दोस्त बन जाते हैं, अपॉर्चुनिज्म है बेसिकली। अच्छा, एक चीज जिसको सीताराम येचुरी खुल के भी कह चुके हैं। आप जिस चीज के बारे में चर्चा भी कर रहे थे 2 मिनट पहले, राम के सवाल पे, राम तो बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में। ये तो माने धार्मिक देश है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन क्या बंगाल के लिए, बंगाल में राम का जो स्लोगन है, क्या वो उतना महत्वपूर्ण रहेगा? बंगाल से हम लोग जो पढ़ते हैं, जानते हैं, उतना ही जानते हैं। क्योंकि मुझे याद है इसी संदर्भ में एक बार अमर सेन की टिप्पणी आई थी। उन्होंने कहा था, इस पर बड़ी बहस छिड़ी थी पूरे देश में, दुनिया में, कि बंगाल में राम का जो, जैसे महाराष्ट्र में गणेश की ज़्यादा है, और तो उस तरह से बंगाल में शक्ति की पूजा ज़्यादा होती है। तो उस दृष्टिकोण से अमर सेन ने कहा था। लेकिन बीजेपी जो राम के स्लोगन को उसको इशू बनाए हुए है, और अमित शाह ने तो यहाँ तक कहा कि अगर राम का भजन बंगाल में नहीं होगा, क्या पाकिस्तान में होगा? तो क्या लगता है कि अमर सेन वाली बात कुछ आपको लगता है, आप उससे सहमत हैं, या बंगाल में भी राम कार्ड प्ले करेगा? रिलीजन की बात है, यहाँ राम की बात आप मत समझिए। वोट के दृष्टिकोण यहाँ पर एपीजमेंट जो मुस्लिम्स का हुआ है जिस तरह से, जैसे कि मदरसों को जो फायदा दिया गया है, जैसे सरस्वती पूजा का विसर्जन आप नहीं करने दी, जैसे बंगाल का जो ये जो दुर्गा पूजा होता है, मैं उसी दृष्टिकोण से कह रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इन सब चीजों में जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एपीजमेंट होता चला गया है, ये उनके लिए खतरे का संकेत है। और उसके बाद जो वहाँ का जो लोअर मिडिल क्लास है या जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो लोग ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाते, उनको लगता है कि सही बात है,
मुसलमानों के लिए ज़्यादा किया गया है, हिंदुओं के लिए कम किया गया है। अब लेफ्ट मूवमेंट तो वहाँ रहा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग लेफ्ट के दिमाग से सोचें। अब तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लेफ्ट रूल जब खत्म हुआ और टीएमसी आया तो वहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है, ये कहा जाता है। और भ्रष्टाचार भी वहाँ पर करप्शन भी एक इशू है। अभिषेक बनर्जी के बारे में जो कहा जाता है, और परसों भी सीबीआई ने एक चार्जशीट दायर किया है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, जो बंगाल का जो ये बांकुड़ा और ये जो पुरुलिया का हिस्सा जो झारखंड से लगता है, वहाँ पर जो कोल खदान सब है, उस कोल खदान में इलीगल तरह से माइनिंग हो रहा है, जबकि वो बरसों से बंद पड़े हुए हैं। तो उसका भी जो कट मनी है वो अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाया गया है, और तमाम चीजें हैं। एक तो ये हो गया, उसके अलावा जितना भी कमीशन का काम होता है, जो भी फंड आता है, जो भी डेवलपमेंटल वर्क होता है, उसमें कहा जाता है कि जैसे कि तृणमूल छोड़ के जो लोग आए हैं वही लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब एक करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, आज मैं खबर देख रहा था, मैंने अभी देखा है नेट के ऊपर जो मैं खबर देख रहा था कि बंगाल की सरकार ने वहाँ फैसला किया है कि डीजल और पेट्रोल पर एक रुपया कम करने। क्या इसका इफेक्ट आपको लगता है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुद सरकार ही कह रही है। मैं भी वो स्टेटमेंट देख रहा था अमित मित्रा का। अगर 1 रुपया, अगर वो उन्होंने परसेंट नहीं कम किया, जैसे 20% वहाँ वैट है, 1 रुपया सिंबॉलिक है। कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और उन्होंने ये कहते हुए 1 रुपया कम किया, सिंबॉलिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। उन्होंने ये इस कहते हुए 1 रुपया कम किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो 32% उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती है, अगर वो थोड़ा कम करती है, और उसी के संदर्भ में उन्होंने ये 3 लाख रुपए की बात कही है, जो मोदी अमित शाह जो बोलते हैं 3.5 लाख करोड़ मैंने दिया है इस 6 साल में, और दिया है कितना तो 1 लाख करोड़। तो आप बढ़ा चढ़ा के जो 2 लाख बता रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ ज्यादा, तो ये सब चीजें जनता को समझनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि इस पर प्लानिंग कमीशन को फिर से बनाया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कहा है कि नीति आयोग की जगह प्लानिंग कमीशन को बनाइए, और उसके बाद जो फेडरलिज्म के तहत जो हमारा ड्यूज है बंगाल का नहीं दो। आपको ये भी याद होगा, आप तो काफी दिन से राजनीति में रहे हैं और देखते रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट का इशू हमेशा रहा है बंगाल के ऊपर। जब लेफ्ट गवर्नमेंट थी तो उस जमाने में भी कांग्रेस की सरकार भेदभाव करती थी बंगाल पे। सिद्धार्थ शंकर राय जब तक थे तब तक नहीं था, लेकिन जैसे ही लेफ्ट गवर्नमेंट बनी उसके बाद बंगाल नंबर 1 बन गया ओवरड्राफ्ट में। माने पैसा उतना था नहीं, आप हमेशा लोन लेते रहे, आपको देता रहा केंद्र। अच्छा, तो एक चीज जो हम जानना चाह रहे थे वो ये कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सभा में जब अमित शाह वहाँ पर गए थे, जो तृणमूल कांग्रेस के कई लोग उनके साथ छोड़ के आए थे, तो अमित शाह का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि आज तो बीजेपी के साथ ये लोग हैं, तो मैं आपको यहाँ से आह्वान करने का कोशिश कर रहा हूँ कि लगता है कि अब चुनाव आते आते कहीं ममता दीदी अकेले ही न खड़ी हो जाए। मैं जब दिनेश त्रिवेदी को देखा छोड़ करके पार्टी जाते हुए, मैं आपसे बात भी कर रहा था, चूंकि एक जमाने में दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नंबर 2 माने जाते थे। तो ये घटना से मुझे लगने लगा कि भाई जब सब छोड़ के जा रहा है तो मुझे कुछ अमित शाह के वक्तव्य में दम लगा। लेकिन जब मैं कल अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि बस बहुत मतलब उनका जन्म भी बंगाल में हुआ और बाद में मतलब पत्रकारिता में रहे, काफी उनको जानकारी है। देखिए ममता बनर्जी तो नहीं, जो सवाल है पर इसको समझिए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए ये ठीक है, कहा कि आपको जानते हैं कि ही इज फ्रॉम गुजरात, वो गुजरात के रहने वाले हैं, और उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है जनता दल के टाइम में, बीपीसी के टाइम बड़ा सभा में चले आए थे। दूसरी बात, और बंगाल में फैक्टर ममता बनर्जी है, दिनेश त्रिवेदी को तो वहां का अर्जुन सिंह लोकल नेता हरा दिया था। इस पर आप जरा मुझे आपका क्या असेसमेंट है? इसलिए दिनेश त्रिवेदी कोई जनाधार वाले नेता नहीं है। दिनेश त्रिवेदी जिस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हारे थे, लोकसभा चुनाव वो हार गए थे पिछला, तब उनको राज्यसभा में लिया गया। तो ये सब चीजें हैं, और उस क्षेत्र में जो लोकसभा का जो सांसद जीता है उससे उनके अच्छे रिलेशन नहीं है, उनका टिकट शायद काट दिया गया था। तो ये कारण है। और एक जो मैं चलते चलते ये नया नारा जो उन्होंने दिया है ममता बनर्जी ने, लोकल बेटी को जिताइए, ये अस्मिता का सवाल है, यह भारी पड़ सकता है भाजपा के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं का वोट भी मिलेगा। और जो लोकल बेटी वाली बात उन्होंने कही है, ये बीजेपी के लिए आसान नहीं है इस चीज को ओवरकम करना। हमने बंगाल के चुनाव के ऊपर कई चीजों के बारे में बातचीत की और इससे कई चीजें समझ सामने आती हैं, लेकिन चुनाव एक ऐसा चीज है जिसके बारे में कि कल क्या होगा, कौन पार्टी चुनाव जीतती है, किसकी सरकार बनाती है, कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है।
अगली बार जब हम मिलेंगे किसी नई विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।